बच्चों, फिजिक्स टच परिवार में आपका स्वागत है। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपनी 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो क्या? गति के नियम। पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक पढ़ा था। तो काइनेमेटिक में क्या देखे थे? मोशन। जब मोशन होने लगता है तो मोशन में क्या क्या चीज़ें होती है, उसमें पैरामीटर क्या क्या होते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें देखे थे। मोशन होने के बाद एक बाद की चीज़ें देखे थे। लेकिन लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन क्यों होता है ना, मोशन क्यों होता है, किस कारण मोशन होता है उसको जानेंगे। मोशन तो हो जाता है, मोशन होने के बाद जो चीज़ें होती है आपको काइनेमेटिक में पता है क्या होता है, लेकिन मोशन होता क्यों है वो आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। आज का चैप्टर है 4 और कौन सी यूनिट है? तीसरी है। चैप्टर का नाम है आपका लॉज ऑफ मोशन। आपके 11th क्लास का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो हम इसको लॉज ऑफ मोशन ना बोल के मैं क्या बोलता हूँ इसको? कॉज ऑफ मोशन। इसको मैं लॉज ऑफ मोशन ना बोल के क्या बोल रहा हूँ? कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों होता है तो जानते हैं मोशन क्यों होता है। बेसिकली आप जान लीजिए मोशन क्यों होता है। फोर्स, हम इस चैप्टर में पूरी तरह से फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्स को आप जानते हैं, बल होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बल ना। जैसे कि कोई वस्तु खड़ी रखी हुई है, उस पर जब तक आप बल नहीं लगाते हो वहीं पे रखी रहती है। कोई बच्चा है, आप ढकेल दिए, वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? आपने उस पर फोर्स लगाया, गिर गया। आप क्या कहीं जाते हैं, झूला झूलते हैं, झूला क्या करता है? झूले जब आप झूलते हैं तो आपको मज़ा मिलता है तो उसमें क्या होता है? उसमें भी फोर्स होता है जिस झूले से आप झूलते हैं। उसी प्रकार केस काज ऑफ मोशन क्यों होता है? तो फोर्स के कारण मोशन होता है। मोशन क्यों होता है? फोर्स के कारण ही मोशन होता है। अब फोर्स के कारण मोशन क्यों होता है ये जान लीजिए। बेसिकली अब मोशन को जानने के लिए पहले मोशन के हम क्या देखते हैं? हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मोशन की हिस्ट्री क्या रही है? मोशन की हिस्ट्री रही है, हमारे पास 2 वैज्ञानिक थे। हमारे बहुत प्राचीन काल में इतिहास में 2 वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था, एक का नाम था एरिस्टोटल और एक कौन थे? गैलीलियो साहब है। इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। किसका किसका? एक थे वैज्ञानिक आपके एरिस्टोटल और एक कौन थे? गैलीलियो साहब थे। 2 वैज्ञानिक हुआ करते थे हमारे हिस्ट्री में, एरिस्टोटल एंड गैलीलियो। एरिस्टोटल ने क्या कहा फोर्स के लिए? एरिस्टोटल ने फोर्स के लिए क्या कहा था कि कोई वस्तु होती है वह तब तक नहीं रुकती है जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाता। मान लीजिए कोई आपके पास क्या है? कांच की गोली है। आपके पास कांच की कोई गोली है, किसी सतह पर आप क्या करते हैं? उस पर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जब इस मार्बल पर, इस गोली पे जब आप क्या फोर्स लगाते हैं तो गोली क्या होती है? आगे की ओर बढ़ने लगती है ना। लेकिन एरिस्टोटल ने ये नहीं बताया कि यहाँ पे क्या सतह से इसके एक फोर्स और लगता है। वो क्या लगता है? फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन की चर्चा जो एरिस्टोटल थे उन्होंने नहीं बताया था। तो गैलीलियो साहब फिर इनके इस नियम को क्या कर दिए? निगलेक्ट कर दिए, नकार दिए कि आप गलत चीज़ें बता दिए हैं। अगर कोई वस्तु है उसको आप फोर्स लगाते हैं वो चलने लगती है। ये बात तो सही रही आपकी एरिस्टोटल साहब, लेकिन क्या वह वस्तु आप फोर्स लगा दी वो चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है? उसको ये चीज़ नहीं देख रहे, उसके केस क्या हो रहे हैं, उसमें और भी चीज़ें हो रही हैं। तो गैलीलियो ने देखा उसमें क्या लग रहा था?
फ्रिक्शन लग रहा था, एक फ्रिक्शन लग रहा था, जिसके बाद क्या हो रहा था, कुछ दूर चलने पे वो वस्तु क्या हो जा रही थी, रुक जा रही थी। किसके कारण रुक जा रही थी बच्चों? तो वो रुक जा रही थी फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। गैलीलियो ने बताया कि फ्रिक्शन भी होगा तो वस्तु क्या करेगी, एक फोर्स का काम करेगी। फ्रिक्शन भी एक क्या होता है, फोर्स होता है एक प्रकार का, जो कि दो सतहों के बीच लगता है। तो यहाँ पे दो सतह क्या क्या हो गई, एक तो ये मार्बल वाली, आपके मार्बल की सतह जो थी एक ये हो गई, और एक अपने आपकी ये जो प्लेन सतह थी, हाँ, कांच वाली, वो हो गई। यहाँ पे दो फोर्स लग गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगने लगा। यहाँ से ये चीज़ें हमारे इतिहास से मिल गई, दोनों वैज्ञानिकों ने अपना अपना राय दे दिया। इससे हमें पता चला, और यहीं से फिर हमारी क्या निकल के आई, यहीं इन्हीं के नियम से न्यूटन साहब ने भी बताया, वहाँ से न्यूटन आ गए। जब ये सब चीज़ें देखे तो आज जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ते हैं। तो न्यूटन ने अपना पहला नियम दिया। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज़ पहले ही बता दिए थे ये लोग, लेकिन उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किसने किया, उसको किया हमारे न्यूटन साहब ने। तो न्यूटन ने पहला नियम अपना क्या दिया, जो कि यहीं से निकल के आता है, इन्हीं लोगों के नियम के। उन्होंने इसको क्या किया, मॉडिफाइड करके अच्छे तरीके से न्यूटन ने बताया, पहला नियम दे दिया इन्हीं लोगों की बातों के लेके। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने बताया कि जब कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान ही रहेगी, अगर यदि वह रुकी हुई है बच्चों तो वो रुकी ही रहेगी जब पर उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या कोई बॉल है, उस पर आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और वो क्या करती है, चलती ही जाती है, रुकती नहीं है। तब तक नहीं रुकती है, कब तक नहीं रुकेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, फ्रिक्शन लगा दे, या फिर आप अपने हाथ से उसको पकड़ लें, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक दें, तो क्या हो जाता है, वही होता है न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन ने अपने पहले नियम में क्या बताया, डिफिनीशन देख लेते हैं। तो लिखिए, इफ एनी बॉडी continuous, if any body continuous in motion, then it be continue in motion, and if any body rest, then it be also in rest until, तब तक, कब तक, until any force on apply on it। हमने डिफिनीशन लिखा है क्या, यहाँ देख लीजिए, हमने डिफिनीशन लिख दी है, इफ एनी बॉडी कंटिन्यूअस इन मोशन देन इट बी कंटिन्यू इन मोशन, एंड इफ एनी बॉडी रेस्ट देन बी आल्सो इन रेस्ट अंटिल एनी फोर्स ऑन अप्लाई। फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, कैसा फोर्स, बाहरी फोर्स जब आप उस पर लगाते हैं तभी वह रुकती है, अन्यथा क्या करती है, वो चलती रहती है या फिर रुक जाती है, तो रुकी हुई रहती है जब तक उस पर आप कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं।
न्यूटन ने फिर उनके नियमों को क्या किया, मॉडिफाइड करके बताया, सबका निचोड़ निकाला उन्होंने, दोनों लोग का, दोनों वैज्ञानिकों का निचोड़ निकाला। तो न्यूटन ने बता दिया क्या कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी हुई रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। न्यूटन ने अपना पहला नियम बताया। उसके बाद क्या बताया न्यूटन ने और भी चीज़ें बताए, देखते हैं उसको। ये तो आप लोग जान गए, न्यूटन ने ये अपना नियम दे दिया पहला, जिसको आप लोग कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का पहला नियम जान लिए आप लोग। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो जान गए आप। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहने का सेंस है कि जब रुकी हुई रहे या फिर एक ही कंडीशन में रहे। जैसे कि फोर्स जीरो जहाँ पे हो जाए, फोर्स जहाँ पे जीरो हो जाता है, बल जहाँ पे जीरो हो जाए, जहाँ पर कोई बल नहीं लगता जिस वस्तु में, वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी कि शांत अवस्था में रहती है ना। उस पर किसी चीज़ पे अगर कोई बल नहीं लगाते हैं आप, तो क्या रहती है, रेस्ट में रहती है, ऐसे खड़ी रहेगी एक जगह, उसमें कोई भी किसी प्रकार का मोशन नहीं होता है। इसका मतलब यही है, अगर उसमें मोशन नहीं हो रहा है तो उसमें फोर्स नहीं लग रही है, बल नहीं लग रही है। यही बात अरस्तु ने बताया था कि आप क्या करें, किसी पर अगर बल नहीं लगाते तो वह वस्तु चलेगी नहीं, रुकी रहेगी। ठीक, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एफ नेट, यानी कि कुल बल क्या हो जाए, टोटल फोर्स इक्वल टू जीरो हो जाए। जब आप किसी वस्तु पर बल ही ना लगाएं, वह वस्तु क्या करेगी, उसमें कोई किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा, तो उसमें मोशन नहीं होगा तो उसमें फोर्स लगा ही नहीं, फोर्स जीरो है तो मोशन नहीं होगा उसमें। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो टाइप के होते हैं, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं यहाँ पे फोर्स मोशन में। कौन कौन से, एक होता है आपका ट्रांसलेशनल, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, ट्रांसलेशनल ही पढ़ेंगे मोशन में। एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ एक टाइप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, उसमें से एक है आपका स्टैटिक और दूसरा है क्या, डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। अब इसको हम जानते हैं अच्छे से कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो पता चल गई, बल ही नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है तो उसमें कोई मोशन नहीं होगा, वस्तु क्या करेगी, एक ही जगह रुकी रहेगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन यही होती है कि बल ना लगे तो वो क्या हो गई, इक्विलिब्रियम हो गई। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। हम लोग जानेंगे क्या, ट्रांसलेशनल। इस चैप्टर में आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्या है सिर्फ इसमें है आपका ट्रांसलेशनल। रोटेशनल वाला इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे रोटेशनल की ज़रूरत हमें नहीं है। किसकी ज़रूरत है, सिर्फ आपको ट्रांसलेशनल की ज़रूरत है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मान लीजिए आपके पास टेबल है, यहाँ पे कोई टेबल है, टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है,
ना, बहुत सारी बुक क्या हैं, टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये एक जगह रुकी हुई है, टेबल पे रखी हुई है, तो एक ही जगह ऐसे, जैसे हमको मान लीजिए हम ऐसे आपके सामने ऐसे खड़े हो गए, अब देख लीजिए हमारे ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, हम शांति से एक जगह खड़े हुए हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हमारे ऊपर बल नहीं लग रहा है, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में हैं ना। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब एकदम रुका हुआ, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, फोर्स कोई नहीं लग रही है इधर उधर से। तो एक कंडीशन ये हो गई ट्रांसलेशनल में, स्टैटिक मतलब खड़े हुए। और दूसरा है क्या, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है, आपको एक एग्जाम्पल बताएं, आपको क्या बताया एग्जाम्पल, कि कांच की गोली जो होती है, आप क्या करते हैं, उसको प्लेन सतह पे फोर्स लगा के छोड़ देते हैं, जब वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, जब तक आप उसको क्या करते हैं, हाथ से पकड़ के रोकते नहीं है, तब तक वो चलती ही जाती है। वहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया, फोर्स ही नहीं लगाया ना, फोर्स ही नहीं लगाया। मान लीजिए डायनेमिक में एक वस्तु ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है, और क्या करें आप, यहाँ से आप उसको क्या किए, छोड़ दिए, तो यहाँ से वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी वो वस्तु। तो यहाँ पे भी क्या, एफ नेट उस पर 0 लग रहा है, एक कंडीशन। यहाँ भी तो फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, फोर्स नहीं लगाएंगे तो चलती जाएगी, इसका मतलब रास्ते में आप कहीं भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए। जब रोक देंगे तो दूसरी कंडीशन हो जाएगी, जब आपने रोकने के लिए उसको कोई बल नहीं लगाया तो क्या होगी, डायनेमिक। मतलब देखिए यहाँ पे गोली चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसके खुद की एनर्जी से चलती जा रही है, लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, बाहर से उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, आपकी गोली पे, कांच की गोली पे कोई बल नहीं लग रहा है, लेकिन वो चलती जा रही है, उसमें बल नहीं लग रहा है, फिर वो क्या कहलाएगी, डायनेमिक। मतलब चलता हुआ, चल रहा है, बल नहीं लग रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है। ये वाली कंडीशन बताएं आपको, ऐसे खड़ा हुआ है एक जगह, तो क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप जान गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ आप जान गए, अब जानते हैं क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ। ये चीज़ जान गए इक्विलिब्रियम के बारे में, तो आइए अब जानते हैं क्या, अब जान लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ जानने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स कब होता है। ये तो जान लिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 2 कंडीशन जान लिए हम लोग, क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये 2 चीज़ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मतलब बस यही होता है, जब कोई वस्तु चल रही हो उस पर बल ही ना लगे, जब बल ही ना लगे तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। और रुका हुआ है एक जगह, बल नहीं लग रहा है, तो क्या हो गया, स्टैटिक। चल रहा है, उस पर बल नहीं लग रहा है, मोशन में है लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो डायनेमिक। चलता हुआ, उस पर क्या है, बल नहीं लग रहा है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रुका हुआ है, बल नहीं लग रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये जो कंडीशन बता रही है, फोर्स नहीं लग रहा है, वो उसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। ये चीज़ हो गई। अब जानते हैं, अब जानेंगे हम लोग क्या, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। बल कब इक्विलिब्रियम हो जाता है, यानी कि बल कब 0 हो जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति एक तरफ से रस्सी खींच रहा होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरफ से रस्सी खींच रहा होता है, और दोनों आपस में क्या करते हैं, जब रस्सी को खींचते हैं तो कोई रस्सी अपनी ओर नहीं खींच पाता है। दोनों एक बराबर से अगर बल लगाते हैं, दोनों सेम कंडीशन में रहते हैं, तब वही देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लिख देते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि जब 2 फोर्स आपस में क्या करें, एक दूसरे पे लगें, और जब 3 फोर्स लगें एक दूसरे पे, 3 फोर्स,
जब 3 फोर्स आपस में लगे, और जब 3 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 3 फोर्स। जब 3 से ज़्यादा बल लगे तो ये वाला, जब 3 लगे तो ये, जब 2 लगे तो ये हम लिख दिए इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ये 3 प्रकार के होते हैं। 2 फोर्स, जब 2 फोर्स आपस में लगते हैं, जब 3 फोर्स आपस में लगते हैं, जब 3 से ज़्यादा फोर्स आपस में लगते हैं, तब वहाँ पे फोर्स को इक्विलिब्रियम यानी कि बराबर कैसे करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, मतलब सब मिलके आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो गए। सारे फोर्स आपस में मिलजुल कर क्या हो जाएं, एक बराबर कंडीशन में जब आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो 2 फोर्स वाले में देखते हैं। 2 फोर्स वाले हम लोग क्या देखेंगे, मान लीजिए एक फोर्स आप इधर से लगा रहे हैं, एक फोर्स आप इस साइड से लगा रहे हैं ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। आपने पढ़ा कि एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, तो क्या होगा कि मान लीजिए इधर से फोर्स आपने लगाया F1, ये लगाया F2, लगा दिए दोनों लोग। और ये तब होता है जब एंगल यहाँ पे क्या बने, एंगल आपका 180 डिग्री पे बने। जब 2 फोर्स आपस में लगते हैं तो इक्विलिब्रियम कब होते हैं, जब एक व्यक्ति इधर से खींच रहा हो, एक व्यक्ति इस साइड से खींच रहा हो, दोनों आपस में बल क्या लगाएं, फोर्स जो है बराबर। मान चलिए एक 10 न्यूटन लगा रहे हैं तो अगला भी क्या लगाए, 10 ही न्यूटन लगाए, तभी वो रस्सी क्या करेगी, बैलेंस रहेगी, उसी स्थान पे रहेगी ना, तभी F नेट क्या होगा, 0 होगा। अगर एक व्यक्ति ज़्यादा बल लगा देता है, एक कम लगा देता है, तो जो ज़्यादा बल लगाया है रस्सी उसके तरफ आ जाती है, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने क्या बताया, जब समान रहे, F नेट 0 हो जाए। F नेट यहाँ पे कब 0 होगा, जितना बल ये लगाए उतना बल ये लगाए, एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एकदम सीधा ना, जब एकदम सीधा एंगल बनेगा 180 डिग्री का, फोर्स उधर सेम लगेगा, इधर भी सेम लगेगा, तो वहाँ पे दोनों में आपस क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। तो 2 फोर्सेस इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में लाते हैं। 3 फोर्स कब लाते हैं, 3 फोर्स जब आप लाते हैं, मान लीजिए 120 डिग्री पे होता है 3 फोर्स, 120 डिग्री पे 120 डिग्री पे आपके 3 फोर्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आते हैं ना। जब एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, एक फोर्स इधर से लगे, तीनों क्या करें, आपस में सेम एंगल बनाएं, 120 120 120, तीनों क्या करें, तीनों फोर्स आपस में क्या करें, आप धागा बांध दीजिए ऊपर इस साइड और एंगल बना लीजिए उसको आप मान के 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, 120 20 120 20, 3 आप एंगल बना दीजिए 3 फोर्स लगा के। एक पे 10 न्यूटन लगा दीजिए, एक पे 20 न्यूटन लगा दीजिए, एक पे 30 न्यूटन लगा दीजिए। अगर आप तीनों को क्या करें, 120 डिग्री पे आप तीनों रस्सी को आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ पे जो आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगी वो आपको 0 मिलेगी ना। तो 3 फोर्स को इक्विलिब्रियम लाने की कंडीशन ये होती है, आप क्या करें, तीनों बल को आपस में 120 डिग्री पे डिवाइड कर देते हैं जब, तो वो हो जाती है आपकी 3 फोर्स इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन बन जाती है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, इस पे एक होता है क्या आपका, इस पे लेमनिज थ्योरम होती है। लेमनिज थ्योरम से भी 3 फोर्स वाले को आप इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। लेमनिज थ्योरम क्या होती है, लेमनिज थ्योरम एक थ्योरम होती है हमारे पास। लेमनिज नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 फोर्स जब आपस में लगते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरम दिया था। ये तो एक सिंपल सा कंडीशन है, हम लोग अपने माइंड से इसको सेट करके बना दिए कि 120 20, अगर 3 फोर्स लग रहे हैं तो 120 20 डिग्री पे उनको क्या कर देंगे, आपस में बराबर बराबर बांट देंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएंगी। लेकिन अगर हम
एक थ्योरम के हिसाब से देखें, मान लीजिए 3 से ज़्यादा फोर्स लगी, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे लेमिस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। लेमिस थ्योरम होती क्या है, लेमिस थ्योरम होती है क्या, यही होती है। मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज करके यहाँ पे दिखा देते हैं 3 वाला, बाद में दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। लेमिस थ्योरम में थ्योरम ये होती है, ये हमारे पास 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर फोर्स लगा, ये F1 F2 F3, या फिर कह लीजिए F1, इसको F2 मान लीजिए, ये हो गई आपकी F3। और F के सामने एंगल बन रहा है अल्फा, F2 के सामने बन रहा है बीटा एंगल, F3 के सामने आपका क्या बन रहा है, गामा एंगल बन रहा है। देखिए ये 3 फोर्स है, F1 F2 F3। F1 के सामने अल्फा एंगल बना रहा है, F2 के सामने बीटा एंगल बना रहा है, और F3 के सामने गामा एंगल बना रहा है। तो क्या होगा, ये जो होंगे ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए, ये कंडीशन कब होगी, तब होगी F1 अपान साइन अल्फ़ा, ये एंगल F1 अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू F2 अपान साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F3 अपान क्या, साइन अल्फ़ा। ये होता है आपका लेमी थ्योरम, यही होता है आपका लेमी थ्योरम। अगर आपको बैलेंस करना हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको 3 फोर्सेस को लाना हो, तो ये वाला भी थ्योरम लगा के आप क्या कर सकते हैं, आप 3 फोर्स को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला सकते हैं। वो थ्योरम क्या है, F1 अपान साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 अपान का साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू F3 अपान का साइन अल्फ़ा। अगर इसके आगे और भी फोर्स लग रहे हैं तो F4 अपान का साइन अल्फ़ा सोआन Fn अपान का साइन अल्फ़ा आप लगा सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, कितने भी फोर्स लग रहे हो आप उसको बैलेंस कर सकते हैं लेमिस थ्योरम के फार्मूले से। तो ये हो गई हमारी फोर्स के इक्विलिब्रियम होने की कंडीशन। इतना समझ में आ गया होगा आपको बच्चों कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ से आया, अरिस्टो और गैलीलियो ने अपना हिस्ट्री में कुछ चीज़ें कर रहे थे, वहाँ से न्यूटन ने अपना काम निकाल लिया। फोर्स न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन दे दिया, मोशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ कंडीशन लिखा दी फोर्स की, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसमें से 2 फोर्स को बैलेंस करना सीख लिए, 3 फोर्स को बैलेंस करना सीख लिए, और उसके बाद अगर 3 से भी ज़्यादा हो तो उसको भी बैलेंस कर लेंगे इसी फार्मूले से ना। ये चीज़ आप समझ गए। अब आगे क्या जानेंगे, अब आगे हम लोग देखते हैं, अब न्यूटन के दूसरा नियम पढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, फोर्स चेंज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी। फोर्स चेंज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन ए बॉडी क्या होता है जानते हैं, ये चीज़ जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या चीज़ हम लोग जान रहे हैं, ये है हमारा फोर्स चेंजेस द क्वांटिटी, फोर्स चेंजेस द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी। बॉडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु पे जब मोशन लगता है तो फोर्स को आप कैसे कहेंगे। मोशन क्या चीज़ होती है, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई वस्तु मोशन कैसे बताएंगे, इसका मोशन, उसके मोशन के बारे में कैसे बताएंगे। कोई वस्तु है, अगर आप पूछें कि मोशन होता क्या है, मोशन क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे क्या, उसको वेलोसिटी को देखेंगे, आप उसकी वेलोसिटी को देखेंगे, आप हमसे कहेंगे सर अगर कोई वस्तु की स्पीड ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोशन कर रही है, उसमें मोशन ज़्यादा हो रहा है। अगर उसकी वेलोसिटी कम है तो क्या है, उसमें मोशन कम है। आप उसको वेलोसिटी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, आप यही कहेंगे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो मोशन ज़्यादा हो रहा है, वेलोसिटी कम है तो मोशन
कम होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको वेलोसिटी से कंपेयर नहीं करते हैं। आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो अपनी छोटी सी साइकिल जब चलाता है, गाँवों में देखे होंगे, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब साइकिल अपनी छोटी सी उसको उसके पापा दिलाते हैं, वो जब चलाता है रोड पे, आपके सामने अचानक से आ जाता है, तो आप उसके सामने से नहीं हटते हैं। आप उसके सामने से नहीं हटते हैं। आप जान रहे हैं छोटा सा, इसका मास ही बहुत कम है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी साइकिल है, स्पीड भी कम है, इसकी मोशन इसमें कम है, आप नहीं हटते हैं उसके सामने से। आप जानते हैं अगर आएगा मुझसे लड़ेगा तो मैं इसको हाथ से रोक दूंगा। लेकिन अब वही सोचिए, आप ट्रेन के सामने चले गए, वही बच्चा ट्रेन चला रहा है, रेलगाड़ी जब आप चला रहा है, उसके सामने क्या आप जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप उसको क्या देखेंगे? उसका मास देखेंगे। मास और वेलोसिटी भले ही उसकी कम हो, लेकिन उसके सामने नहीं जाएंगे आप ट्रेन के सामने, क्योंकि आप उसमें मोशन हो रही है, उसमें मास है ना। तो मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ देखी जाती है। किसको जानने के लिए? मोशन को जानने के लिए आपको मास और वेलोसिटी दोनों चीज उसमें से जो यहाँ पे पी मोमेंट, न्यूटन न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, ये चीज ये चीज और वेलोसिटी जब को लॉ ऑफ न्यूटन, मान लीजिए आप अपने घर में से क्या करिए, आज जाइएगा, कांच की गिलास होगी आपके किचन में, उसको कांच की गिलास ले लीजिएगा, और आपके घर में पर्दा लगा होगा तो दूर खड़े हो जाइएगा और उस कांच की गिलास को पर्दे में खींच के मारिएगा, कांच की गिलास टूटेगी नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि न्यूटन गति का नियम यहीं से निकल के आता है। क्या है यहाँ पे न्यूटन की गति का होता क्या है,
ये एक्सपेरिमेंट आप लोग करिएगा। हम यहाँ पे हमने डिफिनीशन लिख दी है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। वो डिफिनीशन क्या लिखी है तो बच्चों देखिएगा, ये लिखी है डिफिनीशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स एक्ट। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो आप उस पर बल लगाते हैं उस पर निर्भर करती है। आप जितना बल लगाएंगे मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा, या फिर आप जितना कम बल लगाएंगे मोमेंटम उतना ही कम आपको मिलेगा, और क्या होगा उसी दिशा में आपको मिलेगा। यही न्यूटन ने अपने दूसरे नियम में बताया क्या, कि आप जितना फोर्स लगाते हैं किसी वस्तु पे, सेम उतना ही मोमेंटम उस वस्तु पे लगता है, उतना ही मोमेंटम होता है उसमें ना। वहाँ से एक डिफिनीशन और हमारी निकल के आई क्या, F बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन जो होता है इसी पे डिपेंड करता है आपके मोमेंटम पे, फोर्स पे, यानी कि मास और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है ना। और ये F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dp अपॉन dt, dp का मतलब है उसका क्या, डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत छोटा सा भी अगर निकालना हो तो भी हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें फोर्स निकाल सकते हैं उसकी। तो मोमेंटम यहाँ पे P है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगी, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम ज़्यादा होगी, अगर फोर्स कम लगेगा तो मोमेंटम भी कम होगी। वही आपको एग्जांपल बताया ना कि अगर आप कांच की गिलास को किसी पर्दे पे फेंक के मारते हैं तो उसको टाइम मिल जाता है, इसीलिए वो नहीं टूटती है। जब आप उसको मारते हैं पर्दे पे, उसको टाइम मिल जाता है कुछ, जिससे क्या करते हैं वो मोमेंटम को कवर कर लेती है अपने, उसको एरिया मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, जिससे वो नहीं टूटती है। और आप उसी कांच की गिलास को दीवार पे खींच के मारिए, उसको टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए वो तुरंत क्या होगी, चूर चूर हो जाती है। ये रहा हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो यही बताता है क्या, अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स कम है तो मोमेंटम भी कम होगी। और एक फार्मूला ये होता है मास इंटू एसिलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ये हो गए हमारे दो लॉ। कौन कौन से, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन सेकेंड लॉ हो गया। इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, क्यों, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ समझ में आ गया। छोटी छोटी चीज़ें इसमें और कंडीशन बताएं, इक्विलिब्रियम बताएं। अब आइए न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले इसमें भी कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ सीधा ना पढ़ लो, उसको डिटेल में पढ़ाते हैं, डिटेल से आप लोग जानिए। उसको पढ़ने से पहले वो क्यों हो रहा है उसको जान लीजिए। यहीं पे अगर इसमें क्या क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ में, ये क्यों आ जाता है न्यूटन थर्ड लॉ, इसको जानते हैं ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जानने से पहले ये जान लीजिए, मान लीजिए आप कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ सबको बहुत आसान लगता है ना। न्यूटन थर्ड लॉ आप लोग को आसान लगता है कि यूरी एक्शन है इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही पढ़े हैं आज तक आप लोग, रटे हैं। तो ये सही भी है, तो क्या ये सही है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सही है? आप लोग एक बार इसको जान लीजिए। यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको पहले सीखिए, उसको जानिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है, तो मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, मेले में या फिर कहीं भी टूर पे गए हैं घूमने, कोई आपको मिला, आपके गाल पे कस के एक थप्पड़ लगा दिया, आपके गाल पे एक थप्पड़ मार दिया, तो क्या होगा, आपका गाल लाल हो जाता है ना। तो आप उसको भी क्या करेंगे, मारने जाएंगे। जब आप उसको मारने जाएंगे, वो पहले आपसे कहेगा, वो बोलेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाए हैं आप पे। क्यों? क्योंकि जितना मैंने आपके गाल पे चाटा मारा है उतना ही फोर्स आप मेरे हाथ पे भी मारे हो, मेरे हाथ में भी उतने न्यूटन का फोर्स लगा है।
यानी कि उतना दर्द मुझे भी हुआ है मेरे हाथ में जितना कि आपके गाल में हुआ है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई लड़का क्या हो रहा है, ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, वो नीचे की साइड जब गिर रहा है, वो ज़मीन पे जब गिरेगा उसको भी चोट लगेगी। तो ज़मीन पे जब गिरता है तो उसको चोट लगती है, तो ज़मीन भी उस पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। जितने बल से वो नीचे गिरा है उस पृथ्वी पे, जितने बल से वो ज़मीन पे गिरा है, ज़मीन भी उतना ही बल उस आदमी पे लगाती है। तो सेम अगर फोर्स लगा रही है तो दोनों आपस में क्या हो गए, निगलेक्ट हो गए, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गए। तो यही होता है एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जानते हैं क्या, पर इसकी एक कंडीशन होती है। हम मान लीजिए जैसे ये टेबल है, टेबल पे बुक रखी है। आप बताइए ये बुक जो है, ये बुक न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर करती है, लेकिन ये नहीं करती है क्योंकि ये पहले से ही क्या है, टेबल ज़मीन पे रखा हुआ है, इसके कांटेक्ट में है। जबकि और इस टेबल के ऊपर क्या रखी है, टेबल के ऊपर बुक्स रखी है, तो ये इसके ऊपर है, ये कांटेक्ट में पहले से है, रुकी हुई है, रेस्ट में है। तो इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार की एक्शन रिएक्शन नहीं हो रही है। एक्शन रिएक्शन तभी होता है जब आप किसी को एक चाटा मारे, वो भी आपको एक चाटा मारे, तब एक्शन रिएक्शन होती है। लेकिन जब चाटा मारता है ऐसे ही रह जाता है तो एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो रुका ही रह गया, उसमें कोई एक्शन न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लगा। तो ये हो गई आपकी कंडीशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ की। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब डिफिनीशन जान लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिफिनीशन जान लेते हैं। अब आप लोग, कोई पूछेगा, आप लोग कोई चाटा मार के चला जाएगा या फिर कुछ करके चला जाएगा, तो आप उस पर भी न्यूटन थर्ड लॉ लगाने मत चले जाइएगा कि उसने मुझे मारा है तो मैं भी मारूंगा। आप लोग मान लीजिएगा मुझे अगर वो मारा है तो उसके भी हाथ में लगा होगा, उसको भी दर्द हुआ होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, लिखिए, एवरी एक्शन हैज, डिफिनीशन तो वही रहेगी, एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन, इक्वल रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। प्रतिक्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये आज जान लिए क्या, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों चीज़ें जान लिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ना, फोर्स लगाना, फोर्स किसी वस्तु पे लगता है तो उसमें मोशन होता है, चीज़ें कैसे हो रही हैं उसकी कंडीशन देखें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखें। इस पे आइए, एक क्वेश्चन आपको आज होमवर्क दे रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, तो हमें बताइएगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप लोग कमेंट में हमारे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। न्यूटन थर्ड लॉ पे वो क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसकी आशा करते हैं आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन दिए हैं, इसका कमेंट बॉक्स लिखा है, स्टेशनरी सेल बोर्ड ब्लो अटैच्ड टू द एट द, मतलब जो हवा है, एक फैन लगा है, अगर ये हवा चलेगी तो ये बोट, इस बोट में क्या चीज होगी वो बताना है। मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द एयर इज ब्लो, डज नॉट मूव, नहीं चलेगी, स्पिन अराउंड लगेगी यहीं पे ना, फिर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच एयर ब्लो। इस कौन सा है, इसको न्यूटन थर्ड लॉ आपका क्वेश्चन है जो कि हैं, ये आप बता दीजिएगा। तो बच्चों आप न्यूटन
न्यूटन के तीनों लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके केस को देख लिए और भी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन भी करना सीख लिए, फोर्स को बैलेंस करना सीख लिए। ये सब चीज़ें बच्चों आपको हम पढ़ा दिए। अब अगली कक्षा में हम अपनी यही यूनिट लॉ ऑफ मोशन, इसमें बहुत चीज़ें हैं उसको पढ़ते रहेंगे। जितना भी इस पे वीडियो बनेगा आपको मिलेगा, आपको पूरा हर एक ये क्लास का सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा। हमारी वीडियो आपके पास रोज़ डेली पहुंचती रहेगी। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।